भारत के संवैधानिक इतिहास की अगली कड़ी में हम आपको कुछ और बताने जा रहे हैं। थोड़ा इधर लेट हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में या भारत के संवैधानिक इतिहास में हम 1600 के राजलेख और 1726 के राजलेख की चर्चा कर चुके थे। आज हम आपको रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताएंगे। वस्तुतः रेगुलेटिंग एक्ट तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा लाया गया एक गुप्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1773 में। इसका उद्देश्य सत्ता का हस्तांतरण नहीं था, बल्कि कंपनी की भारतीय सत्ता पर ब्रितानी संसदीय नियंत्रण को स्थापित करना था। अब यहाँ से क्वेश्चन रेज हो सकता है, छोटा क्वेश्चन, कि जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे या इसका उद्देश्य क्या था। विकल्प बना दिया गया कि जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। अल्टरनेट ए, अल्टरनेट बी, अल्टरनेट सी जैसे दे दिया गया। कंपनी द्वारा भारत में ब्रितानी राज की स्थापना डी दे दिया गया कि वस्तुतः इसका उद्देश्य कंपनी की भारतीय सत्ता पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण को स्थापित करना था, न कि सत्ता का हस्तांतरण था। तो डी पे आप टिक लगाएं। इस प्रकार जो प्रावधान किए गए, मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया तथा बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसियों के लिए रूल रेगुलेशन बनाने का अधिकार दे दिया गया। अब वह तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल हो गया। अतः समस्त अंग्रेजी क्षेत्रों में बंगाल के गवर्नर जनरल की हुकूमत चलने लगी। अब गवर्नर जनरल को युद्ध तथा संधि के साथ साथ राजस्व संबंधी रेवेन्यू के अधिकार भी दे दिए गए। नेक्स्ट परिवर्तन जो हुआ दूसरा, वो गवर्नर जनरल की परिषद को कंपनी के अधीन के प्रदेशों में शासन संचालन हेतु समय समय पर नियम, अध्यादेश और विनियम के निर्माण का अधिकार प्रदान कर दिया गया। अभिप्राय ये हुआ कि अब गवर्नर जनरल की परिषद कंपनी के अधीन क्षेत्रों के लिए नियम कानून बनाने में समर्थ हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, कलकत्ता के में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और इसका कार्यक्षेत्र कलकत्ता के नागरिकों तक ही सीमित था। इसके बाहर के केसेज की सुनवाई हो सकती थी, लेकिन जब दोनों पक्ष उसके लिए समर्थित हों, सहमत हों तो, अन्यथा इसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक ही सीमित था। लेकिन अगर कोई मद्रास प्रेसिडेंसी का केस है या कहीं और का है, उसकी भी सुनवाई यहाँ पे हो सकती थी, लेकिन जब दोनों पक्ष उसके लिए सहमत हों तो। सर एलिजाह इसके न्यायाधीश बनाए गए पहले, और साथ साथ चेम्बर्स, लेमिस्टर्स और हाइडवर की न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुई। ये जो चार नाम हैं, प्रथम न्यायाधीश आपके सर एलिजाह और तीन जो अन्य न्यायाधीश हैं, चेम्बर्स, लेमिस्टर और हाइडवर, ये भी प्रश्न के विषय बन सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, जिसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया कहा जाता है। यह भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की मूल बात है। भारत में कंपनी शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। ये पाई भी इम्पॉर्टेंट रहेगी प्रारंभिक परीक्षा के लिए। यह भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के धरातल पर ही हुई। नेक्स्ट पॉइंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कार्यावधि अब 1 साल से बढ़ा के 4 साल कर दी गई और इस अधिनियम द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए गए भारत में व्यापार प्रतिबंधित कर दिया गया। ये इम्पॉर्टेंट बात हुई। तो कुल मिलाजुला के इन बातों को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अधोलिखित कथन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, कौन सी बात उसमें शामिल नहीं है। तो इस तरीके से प्री का क्वेश्चन भी आप यहाँ से एक रेज कर सकते हैं, ध्यान से पढ़ें। अगला है एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट 1781। इसकी प्रमुख बातें अधोलिखित हैं। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार मिल गया।
अधिनियम के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अपनी आज्ञाएं आदेश लागू करते समय भारतीयों के धार्मिक और सांस्कृतिक मसले को ध्यान में रखना पड़ेगा, जिससे वे आहत न हों। इम्पॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित करते हुए उसकी राजस्व अधिकारिता को छीन लिया गया, समाप्त कर दिया गया। ये दो बातें आपके एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगला आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें पहली बात हुई, गवर्नर जनरल की परिषद संख्या को 4 से कम करके 3 कर दी गई। कंपनी के भारतीय अधिकृत प्रदेशों को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहा गया। ये इंपॉर्टेंट बात हुई प्री के लिए। यहीं से दोहरे शासन प्रणाली की शुरुआत हुई, द्वैध शासन व्यवस्था, डायआर्की सिस्टम, जिसमें व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया। और नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया और भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने हेतु इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। यानी कि इंग्लैंड के अधिकारी जो भारत में काम को, वो भी निरापद नहीं रह गए, उनके भी अवैध कार्यों की सुनवाई ब्रिटेन में होगी। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय शासन के अनुपालन न होने पर गवर्नर जनरल की प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी कि एकात्मकता बनी रही, निर्देश बना रहा, केंद्र शासन महत्वपूर्ण रहा। नेक्स्ट, इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध तथा संधि करने से पूर्व कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया। अगला नियम आया 1786 का अधिनियम, जिसकी महत्वपूर्ण बातें अधोलिखित हैं। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गईं तथा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दे दिया गया। नेक्स्ट है आपका 1793 का राजलेख। इसकी अधोलिखित बातें महत्वपूर्ण हैं। बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन भत्ते भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। इसके समीक्षात्मक संदर्भ होंगे कि यहीं के धन से ब्रिटेन के अधिकारियों को वेतन भत्ते की आपूर्ति और हमारे ही धन की लूट खसोट। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई तथा सभी कानूनों और विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दिया गया, जो आज भारत में भी है। अंततः संविधान की व्याख्या का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रारंभिक परीक्षा के लिए। ऐसी व्यवस्था ब्रितानी स्थिति में भी थी। आज बस इतना ही। कल हम फिर बताएंगे 1873 के चार्टर एक्ट से आगे बढ़ते हुए 1833 के चार्टर एक्ट और आगे की बातें। अनंत शुभकामनाएं। आप प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा पास करें। हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।